अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर राजधानी लखनऊ में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। लखनऊ की ऐतिहासिक रेजिडेंसी में योग और कथक का फ्यूजन दिखाई दिया। संगीत नाटक अकादमी की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में पंडित अनुज मिश्र और उनकी टीम ने इस अलग तरह के योग की प्रस्तुति दी। कैलाश खेर के महायोगी गीत के साथ कथक और योग के इस फ्यूजन के माध्यम से शिव के महायोगी स्वरूप की अनुभूति कराई गई। यूपीएटीएस ने 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया है जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने का अभियान चला रहे थे। यह दोनों ऐसे लोगों का निशाना बनाते थे जो धर्मांतरण का ज्यादा विरोध नहीं करते थे और आसानी से लालच में फंस जाते थे। फिलहाल एटीएस टीम इनसे पूछताछ कर रही है। इन दोनों पर 1000 लोगों को धर्मांतरण करके मुस्लिम बनाने का आरोप है। जिन 2 लोगों को अरेस्ट किया है उनके नाम काजी जहांगीर आलम और मोहम्मद उमर गौतम है, जो गिरोह बनाकर कई लोगों का धर्मांतरण करके उनको मुस्लिम बना चुके हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से इन लोगों को फंडिंग भी होती थी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और नागरिकता कानून में बदलाव करने के बाद अब भाजपा एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। भाजपा शासित राज्यों से इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। दरअसल इन दोनों राज्यों में चर्चा है कि राज्य सरकार यहां 2 बच्चों की नीति ला सकती है। जानकारी के मुताबिक राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने भी शनिवार को कहा कि राज्य सरकार कुछ विशेष सरकारी योजनाओं का लाभ देने में 2 बच्चा नीति लागू करेगी। यह काम क्रमवार तरीके से किया जाएगा। साधु संत पहले से ही ये मांग करते आए हैं कि देश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को कानून लाकर रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में बड़ा जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। केंद्र सरकार मार्च 2022 तक आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कर्मचारियों के भविष्य निधि में 24% अंशदान देगी। यह योजना 30 जून 2021 तक लागू थी, जिसकी मियाद को अब मार्च 2022 तक कर बढ़ा दी गई है। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस साल भी अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। पिछले साल भी कोरोना महामारी के चलते अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार अगस्त में विधानमंडल का सत्र बुला सकती है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि योगी सरकार चुनाव से पहले अनुपूरक बजट ला सकती है, इसलिए विधानमंडल का मानसून सेशन अगस्त महीने में संभावित है। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 2800 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 जून 2021 से शुरू हो जाएगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार कम तो हुई है, लेकिन इस बार यह पहली लहर की अपेक्षा बहुत घातक रही। नोएडा और गाजियाबाद के अस्पतालों में कोविड वार्ड के बेड तो खाली है, लेकिन उन्हीं अस्पतालों के ICU और पोस्ट कोविड वार्ड अभी भी मरीजों से भरे हैं। कानपुर में मिला देश का पहला ऑप्टिक न्यूराइटिस मरीज। हेलेट अस्पताल में ब्लैक फंगस से ऑप्टिक न्यूराइटिस का पहला मरीज रविवार को मिला। अस्पताल के डॉक्टरों का दावा है कि यह देश भर में पहला केस है। इसमें मरीज की आंखों की नसों में सूजन आ जाती है। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 24 घंटे में यूपी में 213 नए मरीज। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 46 मौतें। लखनऊ में 17 नए मरीज, 12 मौतें। प्रयागराज में 4 नए केस, 15 मौतें। कानपुर में 8 नए केस, 5 की मौत। यूपी में कोरोना से अब तक 22,224 मौतें। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना 3 लोगों को महंगा साबित हुआ है। पुलिस ने बिजनौर के नगीना थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के अधिकारी पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल में जुट गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी में वापसी के बाद मुकुल रॉय ने ममता बनर्जी की पार्टी TMC में अपना खेल शुरू कर दिया है। आज उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार के बीजेपी जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा सहित बीजेपी के 8 नेता तृणमूल में शामिल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बीजेपी ने हिंदुत्व एजेंडा को हथियार बनाया था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। लेकिन पराजय के बाद बीजेपी अब कट्टर हिंदुत्व के एजेंडा से ममता बनर्जी को मात देने की तैयारी में जुट गई है। इसके साथ ही CAA लागू करने की पृष्ठभूमि तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। NCP के मुखिया शरद पवार की दिल्ली में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ बैठक हुई। प्रशांत किशोर की यह पवार के साथ दूसरी बैठक है। इससे पहले प्रशांत किशोर ने बीते शुक्रवार 11 जून को भी NCP प्रमुख से मुलाकात की थी। किशोर और पवार की इस मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई थी। इस मुलाकात को 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा। शरद पवार ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद मंगलवार को विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई है। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बने राष्ट्रमंच की यह बैठक कल शरद पवार के दिल्ली निवास पर होगी। इसके लिए 15 राजनीतिक पार्टियों को निमंत्रण भेजा गया है। बैठक कल शाम होगी। इससे पहले सुबह शरद पवार की पार्टी NCP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अधिवक्ता सौरभ भदौरिया की बिकरू कांड की SIT रिपोर्ट और गैंगस्टर जय वाजपेयी पर विधिसम्मत कार्रवाई हेतु दायर जनहित याचिका को खारिज किया। CJ संजय यादव और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की कोर्ट ने याचिका को PIL मानने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा, एसआईटी की रिपोर्ट शासन में दाखिल हो गई है, तो याचिका इसमें क्या स्वार्थ है? यह याचिका व्यक्तिगत हित में दायर की गई है। कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना भी लगाया। याची की तरफ से नूतन ठाकुर ने पक्ष रखा। राज्य सरकार की तरफ से एएजी विनोद शाही ने बहस की। बहस के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की वैकल्पिक परीक्षा अगस्त-सितंबर में कराने की बात कही है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि हम पूर्व घोषित मूल्यांकन नीति से रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। परिणाम 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। मूल्यांकन और रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को मध्य अगस्त से सितंबर के बीच परीक्षाओं में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। जैसे जैसे 2022 मार्च में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सूबे की सियासत एक बार फिर से पूर्व मंत्री एवं फायर ब्रांड नेता नवजोत सिंह सिद्धू के इर्द गिर्द घूमने लगी है। उन्होंने संकेत दिए कि कैप्टन के साथ उनकी दाल गलने वाली नहीं है। उन्होंने कैप्टन को खुली चुनौती भी दी है कि वह उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद करके दिखाएं। सिद्धू ने कहा कि कैप्टन पार्टी के साथ हैं, लेकिन पार्टी कैप्टन के साथ नहीं है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों तुर्की में एक युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है। खास बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में पाकिस्तान अपने J-17 लड़ाकू विमानों से तुर्की के राफेल फाइटर जेट से साथ जंग लड़ रहा है। ये राफेल फाइटर जेट कतर की वायुसेना के हैं, जिसे उसने फ्रांस से खरीदा है। ये राफेल विमान इन दिनों तुर्की में चल रहे एक हवाई अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान की वायुसेना MiG-29 लड़ाकू विमान के साथ भी जंग का अभ्यास कर रही है, जो भारतीय वायुसेना की जान है। इस दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट राफेल और MiG-29 दोनों से ही जंग का अभ्यास कर रहे हैं। इससे उन्हें दोनों ही विमानों के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। चीन के वुहान से फैलने के 18 महीने बाद अब तक कोरोना वायरस 17.90 करोड़ लोगों को संक्रमित कर चुका है। 38.77 लाख लोग असमय काल कवलित हो चुके हैं। हर लहर पूर्व की लहर से ज्यादा गंभीर होती जा रही है। ऐसे में महामारी के खिलाफ प्रभावी असर सिर्फ इस वायरस का टीका ही दिखा पा रहा है। प्रति 100 लोगों पर कुल टीकाकरण में हम 7वें स्थान पर हैं। पूरी तरह सुरक्षित यानी दोनों खुराक लेने वाले लोगों का फीसद बहुत कम है। लोगों में जागरूकता की कमी है। टीकाकरण में हमारा प्रदर्शन फीका रहा है और प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। सभी वयस्कों के लिए टीकाकरण शुरू करने और उसकी जिम्मेदारी राज्यों पर देने के बाद के हालात किसी से छिपे नहीं है। 144 करोड़ डोज 6 महीने में दी जानी है, यानी 180 दिन में 144 करोड़ खुराक देने की जरूरत पड़ेगी। इस लिहाज से प्रतिदिन 80 से 90 लाख लोगों को वैक्सीन देनी होगी, जो वर्तमान रफ्तार की 3 गुनी है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में यह लाल निशान पर खुला था, लेकिन अंत में बाजार में रौनक लौटी। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get